नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यदि हम इजराइल और पैलेस्टीन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को यूएनओ की नाकामयाबी, इजराइल की ताकत, पैलेस्टीन की कमजोरी और हमास की बेवकूफ़ी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जहां पर यह कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जेरूसलम वाला जो पार्ट है वह इंटरनेशनल कंट्रोल में आता है, जो यूएनओ के कंट्रोल में आता है। यदि यूएनओ की जहां पर चलती है अगर वहां पर भी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? इसलिए हम कह सकते हैं कि यूएनओ की बहुत बड़ी नाकामयाबी है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट होने में। वहीं दूसरी ओर बात करें इजराइल की ताकत, जैसा कि हम जानते हैं इजराइल एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है जिसकी डिफेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वहीं देखें कि जो इजराइल में यहूदी लोग बसते हैं उनकी इंटेलिजेंस, यानी कि अगर कहा जाए कि इजराइल में जो यहूदी लोग हैं, यहूदी रिलीजन के लोगों की इंटेलिजेंस सबसे ऊपर होती है। वहीं ये जो अदर रिलीजन हैं ये बाकी सब पीछे आते हैं। तो इजराइल एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड और बहुत ही डिफेंसिबल कंट्री है। वहीं अगर बात की जाए पैलेस्टीन की कमजोरी की, जैसा कि हम जानते हैं कि पैलेस्टीन के पास कुछ भी नहीं है, हालांकि उनके पास लड़ने के लिए हथियार भी नहीं है। वो अपने वही कंचे वाला हिसाब होता है उनका, ईंट पत्थर से ही वो अपनी लड़ाई को लड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर बात की जाए जो हमास की बेवकूफ़ी है, अब अरे हमास वाले बबलंडाओं को कौन समझाए कि इजराइल जिसने 6 देशों को हरा दिया था, एक छोटा सा और नया देश जिसने 6 देशों को हरा दिया, उसे ये हमास वाले हराएंगे? अरे ये बबलंडाओं को कौन समझाए। अब बात की जाए यदि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसा कि हमास ने बहुत सारे रॉकेट्स जो थे वो दागे थे इजराइल के ऊपर, जिनमें से मैक्सिमम 80 to 90% जो रॉकेट्स थे वो हवा में ही डिफेंस कर लिए गए इजराइल के द्वारा। एक्चुअली इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसके पास एक ऐसा एंटी गाइडेड मिसाइल है कि जिसका नाम है आयरन डोम शील्ड। यानी कि आयरन डोम शील्ड क्या होता है कि जैसे भी इसके रडार में, इसकी एक रडार होती है इस तरीके से कि इसके रडार में जैसे भी कोई बाहर से रॉकेट या कोई भी मिसाइल आती है तो यह इसकी इंटेलिजेंस को एक खबर पहुंचाता है और वहां से एक मिसाइल निकलती है और वो इस तरह से इसके पैरेलल आकर यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और इसको तबाह कर देती है। तो इसका डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर हमास वालों की बात करें तो हमास वालों ने चालाकी दिखाते हुए एक साथ 400-500 उन्होंने रॉकेट्स एक साथ उन्होंने जो छोड़े थे, उनमें से मैक्सिमम जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसने उन्हें हवा में ही ध्वस्त कर दिया, और जो उसमें कुछ बचे हुए थे जिसने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। वहीं अगर बात की जाए, जैसा कि अब मन में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि आखिर इनके बीच की लड़ाई हुई क्यों। इनके बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट होता है 6 मई 2021। 6 मई को इनका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इजराइल जो एक कंट्री है वो नॉर्थ ईस्ट का एक कंट्री है, और वहीं आप देख पा रहे होंगे जो ईस्ट में जो आप बड़ा सा पार्ट देख रहे हैं इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, और जो वेस्ट में आप देख रहे हैं एक छोटा सा पार्ट, इसे गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। यदि बात की जाए कि जो कॉन्फ्लिक्ट था वो जन्म लेता है 6 मई 2021 को, जब इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो पैलेस्टीन, जो वहाँ पर नॉर्थ यरूशलेम है, उसका एक हिस्सा है जिसका नाम है शेख जर्राह। तो शेख जर्राह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया कि वहाँ पर 6 पैलेस्टीन जो फैमिली थी उन्हें वहाँ से निकालने का फैसला किया, जो वहाँ पर बॉर्डर पर आ रही थी। तो वहाँ की अगर बात की जाए कि एक्चुअली ये वाला जो मैटर था ये तो इजराइल के मैटर में आता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चलती है यूएनओ की। इसीलिए हम इस कॉन्फ्लिक्ट को यूएनओ की नाकामयाबी कह सकते हैं कि जहाँ पर जिसकी चलती है अगर वहाँ पर भी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी। जब वहाँ से पैलेस्टीनियन जो फैमिली होती है, 6 फैमिलियों को वहाँ से निकालने का ऑर्डर दे दिया जाता है,
तो वहां पर जो ज्यूस लोग थे और जो पैलेस्टीनियन थे उनके बीच में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जो यहूदी होते हैं वो बोलते हैं अजी हाँ ऐसा कैसे चल जाएगी, हम कैसे रहने देंगे इन्हें यहाँ पे। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ एक ऑर्डर इशू किया है तो इन्हें यहाँ से जाना होगा। वहीं दूसरी ओर जो पैलेस्टीनियन होते हैं वो कहते हैं अजी हाँ तुम्हारी कैसे चल जाएगी, हम तो यहीं पे रहे हैं, यहीं पे पले हैं, यहीं पे बड़े हैं, तो हम यहीं पे रहेंगे। तो उन दोनों में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब प्रोटेस्ट धीरे धीरे इतने बढ़ जाते हैं कि उनमें आपस में कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो जाती है। होते होते बात आती है 6 मई 2021, 7 तारीख को, फ्राइडे का दिन, और जगह है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद तीसरा सबसे ज्यादा पाक स्थान माना जाता है, जैसा कि यरूशलेम बहुत ही ज्यादा होलीएस्ट प्लेस माना जाता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो यहाँ पर क्योंकि मक्का, मदीना और ये अल अक्सा मस्जिद, ये तीनों जो धर्म हैं, तीनों धर्मों के लिए बहुत ज्यादा होलीएस्ट प्लेस माना जाता है। वहीं 6 मई को जो अल अक्सा मस्जिद होती है उसमें पैलेस्टीनियन बहुत सारे इस्लामिक जो लोग होते हैं वो जाते हैं। वहां पर जो इजराइल की मिलिट्री होती है वो वहां पर एंट्री कर जाती है। इजराइल की जो मिलिट्री एंट्री करने के बाद वहां पर रबर बुलेट और जो टीयर गैस होती है और आपके ग्रेनेड वहां पर फेंके जाते हैं और उनसे पैलेस्टीनियन के जो लोग हैं उन पर इस तरह से अटैक किया जाता है। वहीं अपने बेचारे पैलेस्टीन वाले वो क्या करेंगे, उनके पास वही कंचे वाला हिसाब है, वो क्या वही ईंट पत्थर मारेंगे, वो तो उनका ईंट पत्थर वाला काम चला फिर वहां पे। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि इजराइल की मिलिट्री को ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो उन्हें अल अक्सा मस्जिद में जाना पड़ा। अब यहां से जो आंसर है वो ये है कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन प्रोटेस्ट में जो ज्यूस लोग हैं जो वहां से मस्जिद के पास से होके गुजरेंगे उन पर पथराव किया जाएगा। जो कि इस्लामिक पैलेस्टीनियन लोग हैं वो पहले से ही मस्जिद में बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करके बैठे हैं वहां पर, इसलिए जो मिलिट्री होती है इजराइल की वो वहां पर पहुंचती है। अब इस वायलेंस के बाद अब 10 मई 2021 की बात है कि अब हमास वाले आगे आते हैं निकल के, वो कहते हैं कि इजराइल वालों सेना को बाहर निकालो वरना फिर हम तुम्हें बताएंगे। इजराइल वालों क्या अजी हाँ तुम क्या बताओगे, बता लो जो बताना है। अब भैया वहां से स्टार्ट होता है कि हमास वाले रॉकेट लॉन्च करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वहां पर रॉकेट भेजते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है, तो वहां पर आयरन डोम शील्ड है, उसके डिफेंस सिस्टम की बदौलत वहां पर उनके जो मैक्सिमम रॉकेट थे वो हवा में ही वहां पर ध्वस्त कर दिए जाते थे। लेकिन हमास वाले भी बहुत ज्यादा पाखंडी थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक साथ 400-500 रॉकेट एक साथ दागने स्टार्ट कर दिए और वहां पर जो मैक्सिमम थे वो आयरन डोम शील्ड के द्वारा वहां पर ध्वस्त कर दिए जाते थे। लेकिन उनमें से कुछ वहां पर लैंड करते थे जिनसे इजराइल को हानि हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए कि 13 मई 2021 की, तो जो हमास की तरफ से एक सीज फायर प्रपोजल आया था। लेकिन अब इनसे मिलो, इन्होंने जो यहाँ के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने कहा था कि अब हम तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब इजराइल वालों ने जो रॉकेट जो मिसाइल्स दागी हैं गाजा पट्टी पर, हालांकि यहाँ पर इजराइल की थोड़ी गलती हम कह सकते हैं क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है और इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा सुटेबल है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ उन्हें वो मिसाइल दागनी है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखकर वो वहां पर छोड़ सकते थे। लेकिन वहां से बहुत ज्यादा सिविलियन, कुछ यानी कि 66 बच्चों की मौत हुई है उनमें। आखिर उन बेकसूरों का कोई दोष तो नहीं था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये इजराइल की गलती है। वही इसी के पक्ष में जो भारत की तरफ से स्टेटमेंट आया था वो एग्जैक्टली यही था कि सिविलियन जो होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनका कभी भी कहीं भी दोष नहीं होता, इसलिए उन बेकसूरों की हत्या करना भी एक पाप है। वहीं जैसा कि इजराइल की डिफेंस और इंटेलिजेंस इतनी एडवांस है तो वो जहां पर भी उन्हें कमांडर या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर उन्हें अपनी मिसाइल छोड़नी थी तो वो अपनी इंटेलिजेंस से कंट्रोल करके वो कर सकते थे। बट उन्होंने जो ह्यूमैनिटी होती है उसको नीचे गिराया है। वहीं अगर बात की जाए इसके रिजल्ट की
तो इसके रिजल्ट में यदि हमास में देखें तो 284 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 66 बच्चे हैं जो जिनका कोई कसूर नहीं था। उन बेकसूरों की जान गई है इजराइल की कुछ गलतियों की वजह से, और जिसमें एक भारतीय महिला की भी मौत हुई है। इसके ऊपर जो इंडिया का स्टेटमेंट है वो कुछ यूं है कि जो हमास वालों की अग्रेसिवनेस थी उसको भी क्रिटिसाइज किया है, और साथ ही साथ जो इजराइल के जो डिसीजंस थे जिसमें उन्होंने बिना सिविलियन को देखे हुए जो उन्होंने रॉकेट्स और जो मिसाइल उन्होंने जो दागी थी उससे जो सिविलियंस की जो मौत हुई है वो उसकी निंदा भारत ने की है। और साथ ही बताया है कि इस तरह से जो वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है इससे किसी का भी भला नहीं होता। इससे बेटर है कि यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल में है उसमें बैठकर आपस में एग्रीमेंट किया जाए। वहीं अगर बात की जाए तो अभी रिसेंटली 21 मई को जो 21 मई 2021 को इजराइल ने सीज फायर किया है कि जो अरेबियन कंट्रीज थे, जो टर्की, जॉर्डन और इजिप्ट, इन तीनों ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये एग्रीमेंट को प्रेशराइज किया है, वहां से इजराइल ने सीज फायर किया है। हालांकि प्रेजेंट में सीज फायर इजराइल द्वारा किया गया है और फ्यूचर में इसकी कंडीशंस को बताया नहीं जा सकता कि इसमें आगे की सिचुएशन किस तरह से होनी है, क्योंकि हमास और इजराइल वालों का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि आखिरकार गलती किसकी है। यदि इजराइल से पूछा जाए कि तुमने जो सिविलियंस को जो हत्या हुई है, सिविलियंस की जो मौत हुई है, उसका बेसिकली रीजन क्या है, तो वो बताते हैं कि हमास की तरफ से पहले रॉकेट आए थे। हमास वालों से पूछे वो बोलेंगे कि इजराइल मिलिट्री पहले अल-अक्सा मस्जिद में गई थी। यदि बात की जाए वहां उनसे पूछें तो वो बोलते हैं कि पहले वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उनका मेन रीजन है। उनसे पूछे तो वो बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इशू था। आखिरकार ये खिचड़ी घूम फिरकर ये सीधा हिस्ट्री पर जाती है कि 1967 में कि ये हुआ था, 1947 में, तो ये काफी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में सीज फायर हो चुका है एंड सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।